नारी का स्थान। हेलो दोस्तों, मैं आ गया हूँ आपका दोस्त एक नई वीडियो के साथ। दोस्तों, अगर मेरी ये कहानी अच्छी लगे तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा दोस्तों। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। स्त्री, नारी, औरत चाहे किसी भी नाम से पुकारे, हमारे समाज में नारी का एक विशिष्ट स्थान है, क्योंकि संसार के सृजन का मूल प्रकृति के स्वरूप को भी माँ माना गया है। आदर्शवाद का ये सूत्र स्कूलों में पढ़ाया जाता रहा है। ये एक समाज का आदर्श होना भी चाहिए, और माधव भी इस सूत्र से बड़ा प्रभावित था। अपने बालपन के खेल कूद के साथ साथ स्कूल आते जाते यहाँ वहाँ बड़ी ही उत्सुकतावश इस सूत्र से जुड़े उदाहरण देखता समझता रहता था। उसे ये तो समझ आ गया कि इसमें असमानता बहुत है, मगर कितनी ये उसका कोमल मन समझ नहीं पा रहा था। लेकिन एक एहसास था कि उसके लिए कुछ तो करना होगा। समय अपनी गति से चलता रहा, लेकिन समाज एक अलग ही गति से आगे बढ़ रहा था। जहाँ मानवाधिकारों की बात हो रही थी, आगे बढ़ने की बात हो रही थी, चाँद से आगे जाने की योजनाएं बनाई जा रही थी, किंतु हर सुविधा, सुरक्षा, प्रगतिशीलता, शिक्षा का वादा और उसकी पहुंच केवल एक तबके तक सीमित थी। जिन्हें शायद इसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी, उनके उत्थान के लिए इन योजनाओं का निर्माण किया गया था, वे अब भी इससे वंचित ही थे। लेकिन सरकार के इन सब दाव पेच से दूर माधव का मन एक अलग ही गति से दौड़ रहा था। मन की गति जिसे मापने के लिए आज तक कोई भी यंत्र उपलब्ध नहीं हो पाया है। इस प्रगतिशील दुनिया में जहाँ सब कुछ बहुत तेज़ी से बदल रहा था, वहीं भारत में भी बदलाव हो रहे थे। लेकिन एक वंचित वर्ग भी था जो इन सबसे अनजान अपनी मूल आवश्यकताओं को पूरा करने में ही जीवन व्यतीत कर देते थे। मन की गति अपने नियम से, समय की गति सृष्टि के नियमानुसार दुनिया अपनी गति से बढ़ती रही। मौसम बदला, बरसात थमी, प्रकृति ने शीत ऋतु के चादर ओढ़ ली। उन दशकों में सर्दी जल्दी आया करती थी और जाड़े की रात एवं सुबह का अपना ही एक मज़ा था। उन दिनों रात में कड़ाके की ठंड पड़ती थी तो वह सुबह हर तरफ कोहरे धुंध की एक सफ़ेद चादर दिखाई पड़ती थी। 90 के दशक में इतनी सुविधाएं नहीं थी, तो लोग सुबह जल्दी उठ जाया करते थे और सूर्य देवता के प्रकट होने का बेसब्री से इंतज़ार किया करते थे कि कब धूप निकले और कब दिनचर्या सुचारू रूप से चले। लेकिन माधव तो एक बालक था, बच्चा था, जिसे स्कूल जाना होता था। पहले पिताजी स्कूल छोड़ा करते थे, पर अब कभी कभार वह खुद भी स्कूल चला जाता था। ऐसी ही एक कुहासे भरी सुबह माधव अपने आप स्कूल जा रहा था। ठंड ऐसी जो पूरे शरीर में ठिठुरन भर दे। फिर भी स्कूल जाना तब एक नियम होता था। आगे बढ़ते हुए जैसे ही माधव अपनी गली से दाहिनी ओर मुड़ा और कुछ कदम चला, तो उसे एक औरत के कुछ बड़बड़ाने की आवाज़ सुनाई दी। स्कूल समय पर पहुंचना था, लेकिन उस आवाज़ ने उसे कुछ आकर्षित किया। उसे लगा मानो कोई अपनी झुंझलाहट में कुछ बके जा रहा हो। उसे काली सी एक परछाई सी दिखी, लेकिन स्कूल समय पर पहुंचने की जल्दी थी और वो आगे बढ़ गया। आज पूरे दिन स्कूल में उसके कानों में वही बुदबुदाहट गूंज रही थी। ना ही खाना खाया और ना ही खेल कूद, पढ़ाई में मन ही लगा। माधव एक बालक था, लेकिन औरों से अलग। उसे समाज की चिंता थी। पिताजी की सीख उसे रोज़ सामाजिक व्यवस्था पर सोचने को मजबूर कर देती थी। उसने निश्चय किया कि अगले दिन समय से पहले निकलकर उस आवाज़ का राज जानकर ही आगे बढ़ेगा। बच्चे का कोमल मन एवं दृढ़ निश्चय पत्थरों को भी पिघलाने की क्षमता रखता है। फिर ये तो बस एक आवाज़ थी। पूरे दिन की बेचैनी के बाद रात को मौसम और माँ के दुलार ने हर बच्चे की ही तरह माधव को भी सुला दिया। आज उसके सपनों पर भी सुबह की धुंध में सुनी उस बुदबुदाहट का ही कब्जा था। माँ की लोरी सुनकर माधव और बाकी भाई बहन सो गए। माँ को भी कहीं न कहीं माधव की बेचैनी का एहसास था, लेकिन हर माँ की तरह प्यार दुलार करके एक मीठी नींद सुला दी दिया। एक सर्द बेचैन रात कैसी होती है, वह आज माधव को पता चलने वाला था। कुछ ही देर में घर में जलती हुई तेल की डिबरी बंद हुई और चारों ओर घना अंधेरा छा गया। कुछ देर बाद एक दूसरे की दिनचर्या के बारे में जानकर घर में आखिरी जगे हुए दो व्यक्ति, माधव के माता पिता, भी सो गए। अगली सुबह जल्दी तैयार होकर समय से पहले ही माधव स्कूल के निकल पड़ा। गली के कोहरे में धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए दाहिने मुड़ के जैसे ही कुछ दूर चला, तो उसी बुदबुदाहट ने उसका ध्यान आकर्षित किया। एक बड़ा सा खाली प्लॉट, पीछे बनियान पहने खेलते हुए छोटे छोटे दो बच्चे, बड़ा सा जंग लगा हुआ लोहे का एक काला गेट और उसके बीचों बीच मैले कुचेले कपड़े पहने बैठी एक औरत। वह उस ओर बढ़ा ही था
कि पीछे से एक आवाज़ ने उसे रोक लिया। अय माधव, कहाँ जा रहा है? वापस आ, वो औरत पागल है। रोज़ सुबह ऐसे ही बर्तन मांजते हुए बड़बड़ाती रहती है, प्लॉट की रखवाली करती है। माधव भी वापस होते हुए तेज़ी से अपने स्कूल की ओर बढ़ चला। आज का दिन भी उसे बेचैन किए हुए था। मन में कई सवाल कौंध रहे थे। क्या वह औरत सच में पागल है? आखिर उस बड़े खाली बड़े प्लॉट में दिन भर करती क्या है? उसके परिवार वाले उसका ध्यान क्यों नहीं रखते? वगैरह वगैरह। बीच बीच में अलग अलग पीरियड की घंटी बजती रही। छुट्टी हुई और माधव घर आ गया। अब वह जब भी वहाँ से गुजरता तो आते जाते उस तरफ एक बार देखते हुए निकलता। दिन में तो वहाँ कभी कोई नहीं दिखता था। लोहे का वह बड़ा जंग लगा गेट बंद ही रहता था। अभी तक उसे अपने किसी भी सवाल का कोई जवाब नहीं मिला था। फिर अचानक एक दिन दोपहर के समय स्कूल से घर लौटते हुए उसने देखा कि उस प्लॉट के आगे कुछ लोग खड़े हैं। अंदर से लड़ने की, गाली गलौज की ज़ोर ज़ोर से आवाज़ें आ रही हैं। पड़ोसी ने बताया कि आज उसका पति आया है, उसे छोड़कर जा रहा है, इसलिए ये सब कुछ चल रहा है। उस दिन माधव रात भर ठीक से सो नहीं पाया। उसके मन में आदर्शवाद की वह सभी बातें कोलाहल मचाने लगी। जहाँ उसके पिता के अनुसार भारतीय संस्कृति में नारी को एक पूजनीय स्थान दिया गया है, और वहीं पास में ये अत्याचार आखिर क्यों? अभी उसका कोमल मन इस असमानता को समझ नहीं पा रहा था। उसे समझना बाकी था कि आदर्शवाद का पालन आदर्श व्यक्तियों द्वारा ही किया जाता है, और समाज में आदर्श बना रहे इसके लिए एक निरंतर प्रयास चाहिए। आखिरकार माधव ने सोचा कि क्यों न वह कुछ करे अपने स्तर पर, और ये तो सब जानते ही हैं, जहाँ चाह वहाँ रहा। अगली सुबह माधव जब स्कूल के लिए निकलता तो एक 5 रुपये का सिक्का, उस समय जो बड़े आकार का आया करता था, अपनी जेब में डालकर निकलता और बर्तन मांजती उस औरत की तरफ बड़ी ही चालाकी से उछाल दिया करता था। शायद इस तरह से उसकी कुछ मदद हो सके। अब ये लगभग रोज़ का सिलसिला बन गया था। माधव रोज़ एक 5 का सिक्का उसकी ओर उछाल देता और वह औरत भी इधर उधर देखकर पैसे अपने पास रख लिया करती। इन कुछ दिनों में बहुत कुछ बदलाव आया था। ठंड पहले से बढ़ चुकी थी। अब माधव आदर्शवाद पर सवाल खड़े करने के बजाय यथार्थवाद को भी समझने लग गया था। वह कहीं न कहीं समझ चुका था कि सवाल करने के साथ ही उससे बिना विचलित हुए उसके समाधान के लिए भी कार्य करते रहना ही असली आदर्शवाद है। इस बीते दिनों में एक चीज़ और बदल चुकी थी। अब वह औरत बड़बड़ाती नहीं थी। अब आने जाने वालों को उसकी सिसकियों की आवाज़ आती थी, लेकिन कहीं न कहीं वह सिसकियाँ समाज की व्यवस्था, संवेदनशीलता को दर्शा रही थी। रोज़ की ही तरह आज भी माधव सिक्का चालाकी से उछालते हुए चला गया, लेकिन शायद वह जान चुकी थी कि ये मदद कौन कर रहा है, क्योंकि आज उसके चेहरे पर मुस्कान थी। माधव भी स्कूल में खुश रहने लगा। वो कहते हैं ना, जब कभी भी आप निष्काम भाव से कोई सेवा करते हैं तो मन का आनंदित होना तो स्वाभाविक ही है। उस औरत की मुस्कान ने माधव को एक प्रेरणा दी थी कि अगर दृढ़ निश्चय हो तो असंभव को भी संभव बनाया जा सकता है। उस दिन स्कूल के वापस आते हुए देखा तो उसने पाया वो बड़ा काला जंग लगा हुआ गेट खुला हुआ था। तो कौतूहलवश उसने पड़ोसी से पूछा कि ये गेट तो बंद रहता था ना? तो पड़ोसी ने कहा, पता नहीं, गई होगी वह पगली माया कहीं भटकने। आज उसका पति फिर आया था। बहुत झगड़ा हुआ दोनों में। माया इतने दिनों में कभी उसका नाम जानने की कोशिश ही नहीं की। नाम के ही जैसा मायावी सा व्यक्तित्व था उसका। उस रात माधव चैन की नींद सोया। अगली सुबह फिर हमेशा की तरह वही बड़ा 5 का सिक्का लेकर निकल पड़ा, हंसता खेलता अपनी मंजिल की ओर। आगे बढ़ते हुए थोड़ी दूर चलकर जब उसने दाहिनी ओर देखा तो आज वहाँ कोई हलचल नहीं थी। कोहरा भी कुछ कम था तो सभी कुछ साफ दिखाई दे रहा था। आज वो जंग लगा हुआ काला गेट वीरान सा ही दिख रहा था। माधव सोच ही रहा था कि इतने में पड़ोसी ने बताया कि कल रात के अंधेरे में ही वह अपने दोनों बच्चों को लेकर कहीं चली गई और गोदाम के मालिक ने एक नया गार्ड रख लिया है। माधव को जैसे एक धक्का सा लगा। वो थोड़ा रुका, फिर 5 रुपये के उस सिक्के को जेब में रखते हुए स्कूल की ओर बढ़ गया, क्योंकि अब तक वह जान चुका था कि माया की मुक्ति के लिए अभी संघर्ष शुरू हुआ है। माया दोबारा कभी भी नहीं दिखी, किंतु समाज में महिलाओं की स्थिति को लेकर माधव को सजग कर गई। यही थी माया, एक पागल औरत जो समाज के कितने ही रूपों को सबके सामने रखकर कहीं लुप्त हो गई और माधव के जीवन में आने वाले कई महत्वपूर्ण पड़ावों की नींव रख गई। तो दोस्तों, मेरी ये कहानी अगर आपको अच्छी लगी हो तो एक लाइक कर दीजिएगा। दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में।
नमस्कार, जय भारत।